Good morning, everyone. Today we will start our next chapter, The Rise of Nationalism in Europe. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बकवास चैप्टर है। आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा और ये भी लगेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा, अगर हमारे सिलेबस में कोई चीज़ सीबीएसई ने डाली है तो उसका कोई ना कोई मोटिव है, नो डाउट। जो अभी तक हमने पढ़ा प्रिंट कल्चर के बारे में या नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, ये उससे थोड़ा हटके है, ठीक है। पर शुरू में अगर हम देखें तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी मुश्किल लगा था। बाद में पता चल गया 3 एस्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर रॉबर्ट्सपियर, फिर रीजन ऑफ टेरर, देन नेपोलियन, और ऐसे हमें थोड़ा रशियन रेवोल्यूशन भी मुश्किल लगा था। लेकिन ये आप माने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेक्स्ट जो जर्नी थी हमारी, वो हमारा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि जो हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th क्लास के चैप्टर 1 में, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा। कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसका क्या इम्पेक्ट आया, उसका क्या क्या इफेक्ट था, लोगों की उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, हाउ पीपल रिएक्ट अबाउट ऑल दिस रेवोल्यूशन, एंड हाउ दिस रेवोल्यूशन कॉजेज different types of revolution or different revolution at different part of the world and even different sentiments। एक नया सेंटिमेंट उभर कर आया जिसे हमने नाम दिया नेशनलिज्म का। अब नेशनलिज्म क्या है और हम यूरोप में इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया के बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी रिवीजन में हम उस चैप्टर को करेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2, उसमें करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ध्यान से करेंगे। 10 मार्क्स का ये चैप्टर पेपर के अंदर आएगा बेटा, क्योंकि हमारा सिलेबस हाफ हो गया है। अर्लियर वी हैव 20 मार्क्स ऑफ आवर हिस्ट्री पार्ट इन आवर एग्जाम, इन विच वी रीड 4 चैप्टर्स, बट नाउ इट इज रिड्यूस्ड, हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, सो वी हैव ओनली 2 चैप्टर्स इन आवर syllabus. So randomly it contains or it has weightage of 10 marks। 10 नंबर का ये आपका चैप्टर, इसे बहुत ध्यान से करें। एक बार शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप भी अगर जब दोबारा इसको पढ़ेंगे ये स्लाइड देखने के बाद, तो आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक रिकैप्चुलेट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं उसका कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। लुइस 16 वाज द रूलर इन फ्रांस, उसके अगेंस्ट लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन Robespierre became the ruler, but he ruled only for 1 year, 1793 to 94. After when he was guillotined, a provisional government was founded there. But after all, in 1804, Napoleon Bonaparte, who was the military commander of France at that time, became the ruler. Till 1804 to 1814, he was the ruler, and in 1815 at the Battle of Waterloo he was died। Battle of Waterloo में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये लेसन फ्रेंड, उस रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आई कि अगर हम लोग मिलकर एफर्ट्स करते हैं तो हम अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं, हम अपना सिस्टम चेंज कर सकते हैं, हम अपना राजा बदल सकते हैं, और हम इंसान के पास या नॉर्मल इंसान के पास वो पावर होती है जो जो सबसे मजबूर जो हमारी क्लास होती है, वो जो हमारे मजदूर लोग हैं या जो कॉमन मैन है, ही हैज द पावर टू चेंज हिज रूलर्स। ये लेसन उसी के बारे में है, नेशनलिज्म। इस लेसन में हम पढ़ेंगे बेटा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। We will also read about the case of Britain, then visualizing the nation, and the last topic is nationalism and imperialism। ये हम सारा का सारा रीड करेंगे, लेकिन वन बाय वन वी विल टेक वन टॉपिक। हम एक एक टॉपिक करके करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए।
शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म से। नेशनलिज्म है क्या? Nationalism is a feeling of belonging and loyalty that cause people to think of themselves as a nation. Nationalism is a feeling, एक togetherness की feeling, एक belongingness की feeling, जिससे हमें लगता है, जिससे जो हमारे मन में ये लोग हमने विचार देती है कि हम सब एक देश के नागरिक हैं। For example, all of us belongs to India. हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो हम क्या कहते हैं? We are Indians. क्योंकि मेरी हिस्ट्री सेम है, आप लोगों की हिस्ट्री भी सेम है। हम सब उसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, उससे पहले मुसलमानों ने शासन किया था। ऑलमोस्ट हमारा कल्चर मिलता जुलता है, हमारी फूड हैबिट्स मिलती जुलती हैं। इट मीन्स वी बिलोंग टू सेम नेशन एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। During the 19th and 20th century, nationalism was a very powerful force that could create one nation from many separate countries, break one nation up into many countries. How this happened? कैसे हुआ ये? How it was happened? We will read about this in this chapter. Look at the picture. ये हमारी फर्स्ट पेज की पिक्चर है और इसी से ही हमारा लेसन स्टार्ट होता है। ये लेसन की बिगनिंग है और ये एक पेंटिंग है। दिस पेंटिंग इज मेड बाय फेडरिक सॉयरस। फेडरिक सॉयरस नाम के पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया। 4 पार्ट्स में ये पेंटिंग बनी हुई है। आप देखेंगे कि अलग अलग लोग या लोगों की एक भीड़ जो है इस स्टैचू के सामने से गुजर रही है। दिख रहा है? ये स्टैचू है और ये सभी लोग हैं। दिस स्टैचू इज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। ये आजादी का प्रतीक है। अलग अलग कंट्रीज के लोग इसके सामने से गुजर रहे हैं और ये कौन कौन से देश के लोग हैं? सबसे आगे यूरोप और अमेरिका के लोग हैं और these people belongs to every part of the or every class of the country. ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से उसको नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा पीछे पीछे जो है जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने ये रेड, ब्लैक और येलो कलर का झंडा लिया हुआ है। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज के लोग, even there those countries also who are not independent till that age. यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं जो उस समय तक संयुक्त राष्ट्र नहीं बने थे, वो नेशन स्टेट नहीं बने थे। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज अ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या होता है? अर्नेस्ट रेनन एक फिलोसोफर थे फ्रेंच फिलोसोफर जिन्होंने कहा था कि एक स्पीच दे रहे थे वो यूनिवर्सिटी के अंदर, सावन यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने अपने उस स्पीच में कहा था क्वेस्ट क्यू, व्हाट इज क्वेस्ट क्यू और नेशन? नेशन क्या है? तो नेशन क्या है? जब हम एक ही देश से बिलोंगिंगनेस हमारी होती है या जब एक देश के लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी विचारधारा मिलती है, उनका कल्चर मिलता है, उनकी लैंग्वेज मिलती है, यंगस्टर्स एक ही जगह के होते हैं, तो वो सारे मिलकर अपना नेशन स्टेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आप इसी पेज पे एक न्यू नई टर्म पढ़ेंगे, एब्सोल्यूटिज्म। व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म? Absolutism is a kind of government which is a system of government that has no restraints on the power exercised. In history, the term to refer to a form of monarchical government. Monarchical government को ही हम absolutist या absolutist government कहते हैं. One more term you have seen there, utopian. Utopian means a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. यूटोपियन का मतलब होता है बेटा भ्रम या इमेजिनेशन, एक ऐसा समाज जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो कम टू द पिक्चर, ये देखिए
ये 4 पार्ट से मिलकर बनी है। लुक एट हियर, ये एंजल्स हैं, क्रिस्ट हैं और दूसरे देवी देवता हैं जो ये दिखाने का प्रयास किया फेडुसारस ने कि जब सब लोग आज़ाद हैं, फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो हमारे देवी देवता भी हमारी इस स्थिति को देखकर खुश हैं। यानी कि वो भी यही चाहते हैं कि सभी देशों में सभी लोग समान रूप से रहें, कोई अमीर गरीब या छोटा बड़ा नहीं हो, कहीं पर भी मोनार्शियल सिस्टम ना हो, लोग अपना शासन खुद ही करें। The rise of nationalism in Europe. Frédéric Sarrieu's vision of world. Frédéric Sarrieux, a French artist in 1848, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic. एक 1 मार्क्स के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आया था कि what was the dream of Frédéric Sarrieux? The dream was make a world made up of democratic and social republic. एक ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हों, यानी कि लोग अपना राजा खुद चुन सके। The first print shows the people of Europe and America marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass it. The torch of an alignment was carried by a female figure in one hand and a charter of the rights of men in the other. On the earth, in the foreground lie the shattered remains of the symbols of absolutes. इस पिक्चर में आप देखेंगे कि इस फर्श के ऊपर बिखरे हुए हैं सिंबल्स उन इंस्टीट्यूशंस के जो मोनार्शियल इंस्टीट्यूट थे या जो डिक्टेटर्स थे। इन सॉरियस इथोपियन विजन, ये एक उसकी इमेजिनेशन थी, उस समय ऐसा था नहीं। The people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags. और इस फिगर में हम लोगों को पहचान पा रहे हैं उनके झंडे की वजह से। The procession was led by United States, सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, then Switzerland, followed by France and Germany. Following the German people are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. From the heavens above, crescent and angels gaze upon the scene. आप देखें पिक्चर के अंदर जो ऊपर देवी देवता भी जो हैं, क्रिस्ट और जो एंजल्स हैं वो सभी और सेंट्स जो हैं वो खुश हो रहे हैं कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं स्वर्ग से कि एक अच्छे सुंदर समाज की स्थापना हुई है। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. और पेंटर ने उसे शो किया, या आर्टिस्ट ने उसे इनको शो किया ये दिखाने के लिए कि जब देश में भाईचारा होता है, फर्टर्निटी मीन्स भाईचारा, ये भाईचारे के सिंबल है कि सभी देवी देवता भी खुश होते हैं जब सब प्यार से रहते हैं। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought huge changes in the political and mental world of the Europe. The end results of these changes was the emergence of the nation state. Let us start with the topic French Revolution and the idea of nation. In 1789, nationalism came with French Revolution, and the political and constitutional changes led to the transfer of sovereignty from the monarchy. 1789 में नेशनलिज्म की जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए और उसकी वजह से वहां पर मोनार्शियल सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। now the people were the ruler and they were running the government. Various measures and practices were introduced such as, और उस समय फ्रांस में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए, जैसे कि मेजर्स जो थे, माप तोल के जो तरीके थे वो अलग अलग कर दिए गए। प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस सच एज द आइडिया ऑफ ले पेट्रा एंड ले सेट्यूम। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। द ट्राई कलर was chosen to replace the former one. Democracy destroyed in France by Napoleon, लेकिन नेपोलियन ने वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और सिविल कोड उसने लागू कर दिया, which is known as Napoleonic Code or the Civil Code of 1804. Did away with all privileges based on birth. उसने वहां पर जो स्पेशल बर्थ राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे जो फ्रेंच सोसाइटी को मिले हुए थे अंडर द टाइम ऑफ लुइस और बर्बन डायनेस्टी, उन सबको उसने खत्म कर दिया और उसने वहां पर इक्वलिटी एस्टैब्लिश, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उसने वहां समानता का नियम लागू किया और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर राइट विच वाज गिवन बाय नेपोलियन. Even he was so much popular that the other countries
who were the neighboring countries of France, wanted that they should be captured by the or attacked by, conquered by the नेपोलियन। जो आसपास के देश थे वहां के लोग भी अब ये चाहने लगे थे कि जैसे नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार किए हैं वैसे ही सुधार वहां पर उसके पड़ोसी देशों में भी किए जाएं। तो उसने क्या क्या चेंजेस किए थे? What were the measures made by Napoleon, or what were the effects of Napoleonic Code? रिटर्न ऑफ मोनार्ची, डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी और नेपोलियन जो है वो शासक बन गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उसने किए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, और जो चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना वो ऐसा कर सकता है। रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स, शहरों में उसमें गिल्ड्स बने हुए थे, यानी कि जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं वो बनी हुई थी और एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कोई भी नया व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता था। उसने नेपोलियन इन सब चीजों को खत्म कर दिया। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसने ट्रांसपोर्ट और सिस्टम को इम्प्रूव किया और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। यूनिफॉर्म लॉज, उसने सभी के लिए समान नियम बना दिए। वेट्स एंड मेजर, मापने के और तोलने के तरीकों को भी उसने इक्वल कर दिया।